हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग नवरात्रि का मज़ा ले रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। लेकिन आने वाले दिन में आपकी परीक्षाएं भी हैं, मतलब कि झारखंड सचिवालय की परीक्षा है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये जो समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये वक्त ऐसा है जब आपको अपनी पढ़ाई पूरे जोरों पर लगानी है, पूरे जोरों से करनी है। आपके सिलेबस में भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित बातें भी रखी गई हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के साथ ही उस वीडियो को भी आप देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ, लिपि से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कमोबेश उस समस्या का समाधान हो जाएगा, या मोटे तौर पर आपको ये आइडिया तो निश्चित तौर पर हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आज का वीडियो भी इसी से संबंधित है और यहाँ पर एक खास बात यह है कि इसमें हम भारतीय संस्कृति से संबंधित वैसे पहलुओं को भी शामिल किए हैं जिनका कि रिसेंटली किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हुआ है। वो फेस्टिवल, वो मेले या वो महोत्सव अभी हाल में चर्चा में रहे हैं या कुछ दिन पूर्व सेलिब्रेट किए गए हैं। तो ये एक तरफ आपके कल्चर का हिस्सा होगा, दूसरी ओर ये आपके करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर्स या फिर महोत्सव या मेले जो चर्चा में रहे हैं उन्हीं की बातें। इसमें भाषा और लिपि से जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। पिछला वीडियो मैंने साइंस से जुड़ा हुआ बनाया था, जिसमें कि लिटरली आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह था। उम्मीद है आपने उसको भी देखा होगा। अगर नहीं तो मॉक टेस्ट की तरह उसको भी इस्तेमाल कीजिए। और आपसे साथ साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना चाहेंगे या फिर मिला जुला एक मॉक टेस्ट जैसे साइंस का हुआ था वैसे अलग करके, या फिर सब जो जीएस का पूरा पार्ट है जहाँ से 40 क्वेश्चन आने हैं उस तरीके से। इस पर भी आप अपनी राय रखिए। और साथ ही साथ एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग वीडियो को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने का काम कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज भाषा, लिपि और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भागोरिया हाट का संबंध किस जनजाति से है? भील, गोंड, सहरिया या फिर कोरकू? सही उत्तर है इसका भील। और इसमें भी बताने को कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जहां बताने वाला चीज आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। नंबर 2, गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? और इसका उत्तर भी सी, मतलब भील ही है। तो भागोरिया हाट भी भील और गौरी नृत्य भी भील। क्वेश्चन नंबर 3, पेरिनी शिव तांडवम नृत्य जिसे कुछ समय पूर्व पुनर्जीवित किया गया है, इस प्राचीन नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना? सही उत्तर है इसका तेलंगाना। और इस पेरिनी शिव तांडवम नृत्य को डांस ऑफ वॉरियर भी कहा जाता है। और आमतौर पर ये जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य के विषय में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही मन की बात जो रेडियो पर उनकी आती है उसमें उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था। ये जो पेरिनी शिव तांडवम नृत्य है, बेसिकली इसकी उत्पत्ति 12वीं 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के काकतीय वंश के समय में उत्पन्न हुआ और इसका विकास भी काकतीय वंश के समय में ही हुआ था। तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस नृत्य का उल्लेख किया है, इसलिए ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, कल्चर का पार्ट तो है ही। क्वेश्चन नंबर 4, घृष्णेश्वर मंदिर। पहले तो ये जान ले कि घृष्णेश्वर का मंदिर का मतलब क्या होता है। तो घृष्णेश्वर का मतलब होता है करुणा के भगवान, मतलब लॉर्ड ऑफ कंपैशन। तो इस मंदिर का, ये मंदिर कहाँ है जिसका दर्शन भारत आगमन पर हिलेरी क्लिंटन ने किया था? सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन बी। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा गुफा के नजदीक है। तो घृष्णेश्वर मंदिर का संबंध है महाराष्ट्र से और ये भी चर्चा में रहा है क्योंकि हिलेरी क्लिंटन यहां जब आई थी तब उन्होंने इसका दर्शन किया था। नंबर 5, इस वर्ष दिल्ली में आयोजित
आदि महोत्सव में नृत्य का प्रदर्शन करने वाले लोक नृत्य एवं राज्यों के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चूंकि ये जो लोक नृत्य है इसी वर्ष से संबंधित है, इसलिए ये चर्चा में है, तो कल्चर के साथ साथ ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। तो राज्यों और जोड़े में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है पहले उसको जान ले, बाकी सुमेलित है। जैसे बागुरुम्बा असम का है, ये आप नोट कर लें। हारुल नृत्य उत्तराखंड का है, ये भी आप नोट कर ले। तमांग सेलो ये सिक्किम का है, इसको भी नोट कर लें। और जो आंसर है वो अपने आप स्पष्ट हो गया कि गुसादी। गुसादी इसका सही उत्तर है, क्योंकि गुसादी जो है ये तेलंगाना का लोक नृत्य है, ठीक है। जबकि दिल्ली में आयोजित इस नृत्य महोत्सव में अन्य राज्यों ने जो लोक नृत्य प्रस्तुत किया उसको भी आप जान लें। जैसे छत्तीसगढ़ का पंथी लोक नृत्य भी यहां पर किया गया था, छत्तीसगढ़ का पंथी। मध्य प्रदेश का बैगा परधौनी, मध्य प्रदेश का बैगा परधौनी ये नृत्य भी यहां पर प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा गुजरात का सिद्धि धमाल ये नृत्य भी यहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो 5 का सही उत्तर है बी, ये करंट अफेयर्स के तौर पर, और बाकी कल्चर के पार्ट पर कि कौन सा नृत्य कहां से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वीरभद्र स्वामी मंदिर लेपाक्षी जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में स्थान मिला है, किस राज्य में है? अभी अस्थायी है लेकिन बाद में इसको परमानेंटली स्थान मिल जाएगा। तो इसका संबंध है ए, आंध्र प्रदेश से। और ये जो वीरभद्र स्वामी मंदिर लेपाक्षी में है ये विजयनगर साम्राज्य के मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में फिलहाल शामिल किया है। सही उत्तर आंध्र प्रदेश। नंबर 7, तासी दिंग मठ कहां है जहां प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में बुमचू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो चूंकि प्रतिवर्ष होता है फरवरी मार्च में, तो इस वर्ष भी हुआ, तो ये भी एक करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है या एक क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में तासी दिंग मठ है और यहां पर बुमचू महोत्सव आयोजित किया जाता है। बुमचू का अर्थ होता है पवित्र जल का बर्तन, पवित्र जल का बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नीलम नदी, जिसको कि किशन गंगा भी कहते हैं, और आप जानते हैं किशन गंगा परियोजना से संबंधित विवाद भारत और पाकिस्तान का चलता है। तो नीलम नदी मधुमती एवं सरगुन नदियों के संगम के पास कौन सी प्राचीन मंदिर स्थित है जिसका उद्घाटन इस वर्ष 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है? प्राचीन मंदिर है लेकिन इसको रिनोवेट किया गया है और इसका इसी वर्ष गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन भी किया है। तो इसका सही उत्तर है शारदा देवी मंदिर, जो पीओके में नीलम नदी, मधुमती और सरगुन नदियों के संगम पर अवस्थित है, शारदा देवी मंदिर। इसके अलावा आप जानते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है, जो कि कश्मीर के कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा बनवाया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कारकोट वंश कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा बनाया गया था। लोत्सावा लखांग मंदिर ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि अलची मंदिर लद्दाख में है। चूंकि कल्चर से जुड़ा हुआ ऐसे सवाल आएंगे, इसीलिए इस तरह के ऑप्शन आपके लिए हम रखे हैं ताकि आप इन चीजों को भी नोट करते चलें। नंबर 9, प्रतिवर्ष मथुआ धाम मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मथुआ धाम मेला जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में आयोजित होता है। तो 9 का आंसर है डी। नंबर 10, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में किस शहर में तीसरा दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया? दिव्य कला नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह दिव्यांग उद्यमियों से संबंधित है और इस तरह का पहला मेला जो था वो दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि इस बार इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। तो 10 का सही उत्तर है सी, भोपाल। नंबर 11,
साजीबू नोंगमा पानबा महोत्सव किस राज्य का 9 वर्ष महोत्सव है? सही उत्तर है इसका मणिपुर, और ये 22 मार्च 2023 को मनाया गया है इस वर्ष भी, मतलब कि 22 मार्च को 9 वर्ष के तौर पर इसको देखा जाता है। तो इसका संबंध है मणिपुर से। ये साजीबू नोंगमा पानबा को साजीबू चिराओबा भी कहा जाता है, साजीबू चिराओबा भी कहा जाता है, जिसका संबंध मणिपुर से है। नंबर 12, संस्कृत के किस प्राचीन विद्वान ने कहा था कि अपभ्रंश सामान्य जन की भाषा है? चूंकि भाषा और लिपि भी आपके सिलेबस में है और आपने थंबनेल देखा है कि संस्कृति, भाषा, लिपि, इन सबसे संबंधित प्रश्न आपके लिए हैं, तो यहां पर भाषा से संबंधित प्रश्न है। संस्कृत के किस प्राचीन विद्वान ने कहा था कि अपभ्रंश सामान्य जन की भाषा है? तो सही उत्तर पहले जाने, सही उत्तर है दांडी। दांडी जो थे ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। दांडी संस्कृत के महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं जो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहे हैं, और इनकी जो दांडी की पहली रचना थी वो है काव्यादर्श, और दूसरी रचना है 10 कुमार चरितम। चूंकि बुक्स भी आपको याद करने हैं तो ये चीज़ें भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि दांडी कालिदास के बाद संस्कृत में सबसे बड़ा नाम भारत में माना जाता है। तो काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम दांडी की लिखी हुई है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे और ये बात उनके द्वारा ही कही गई थी। तो 12 का सही उत्तर है बी। अब बाकी को देख ले। गुणाढ़ के समय काल को लेकर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि ये सातवाहन वंश के शासक 17वें शासक हाल के दरबारी थे, और इन्होंने गुणाढ़ के द्वारा जो लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है बृहत कथा, और बृहत कथा जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और प्राकृत में भी अगर और स्पेसिफिक जाए हम लोग तो पैसाची, जिसको कि भूत भाषा कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है। तो प्राकृत का ही एक रूप है पैसाची या फिर भूत भाषा, उसी में गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की है जो कि सातवाहन शासक हाल के दरबारी थे। जबकि सी को देखें, भारवी, इन्होंने जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है उसका नाम है किरातार्जुनियम, और ये पल्लव शासक या पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में थे। भारवी पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में थे और इन्होंने किरातार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी है। कालिदास आप सब जानते हैं, इनको इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, और चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य से शुरू करके कुमारगुप्त तक इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। और यहाँ पर यह भी जान लें कि इनकी पुस्तक जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये पहला भारतीय ग्रंथ था या पुस्तक थी जिसका कि किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। तो कालिदास के विषय में आप कई सारी बातें जानते हैं। नंबर 13, द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोले जाने वाली एवं सबसे नवीनतम भाषा कौन है? द्रविड़ भाषा समूह में 4 भाषाएं आती हैं, वो चारों भाषा आपके सामने है। ठीक है, इसमें से जो सवाल है कि सबसे कम बोले जाने वाली और सबसे नवीनतम, तो इसका सही उत्तर है मलयालम। 13 का सही उत्तर है डी, मलयालम। जबकि तमिल जो है ये सबसे प्राचीन है द्रविड़ भाषा समूह में, और ये सबसे शुद्धतम रूप है। द्रविड़ भाषा समूह में सबसे शुद्धतम तमिल है और सबसे प्राचीन भी तमिल है। जबकि संख्यात्मक रूप से तेलुगु जो है ये सबसे बड़ी द्रविड़ियन भाषा समूह की भाषा है। नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी? संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी। सही उत्तर है इसका बी, 343। स्पेसिफिक तौर पे जाएंगे तो 343 क्लाउज 1 इसका सही उत्तर है। बाकी को भी जान लें हम लोग। 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है, और पहली बार राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, 1955 में, और उसके अध्यक्ष थे BG खेर। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अब सी को देखें, 345 में है कि राज्य की राजकीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल कोई एक भाषा होगी और वो जो भाषा होगी वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो 345 में है राज्य की, स्टेट की राजकीय भाषा, ठीक है। जबकि 346 में है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट तथा केंद्र एवं राज्य के बीच में जो पत्राचार की भाषा होगी उसकी सिफारिश राजभाषा आयोग करेगा। तो बाकी ऑप्शन भी, चूंकि भाषा से संबंधित ये जो भारत का संविधान का प्रावधान है ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन पुस्तक है, सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महाभाष्य पातंजलि ने लिखा, ये भी संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ है। नीतिसार ये कामंदक ने लिखा था, ये भी संस्कृत व्याकरण है। और कथातंत्र ये सर्ववर्मन ने लिखा है। नीतिसार मैंने बताया आपको कामंदक, कथा तंत्र ये सर्ववर्मन का लिखा हुआ है। और सर्ववर्मन जो थे ये सातवाहन वंश के शासक हाल के दरबारी थे और कथा तंत्र लिखने के पीछे इनका मकसद ये था कि राजा हाल को संस्कृत सहजता के साथ सिखाया जा सके, क्योंकि व्याकरण के बिना तो सीख पाना भाषा को संभव है नहीं, इसीलिए इसकी रचना सर्ववर्मन ने की थी। नंबर 16, गुप्त काल में महिलाएं एवं शूद्र किस भाषा का उपयोग करते थे? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। 16 का सही उत्तर है प्राकृत, मतलब कि ऑप्शन बी। वैसे गुप्त काल में जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शूद्र और महिलाएं प्राकृत बोलती थी, ठीक है। यहां पर यह भी जान लें कि गुप्त काल में पहली बार कविताओं में संस्कृत का प्रयोग जो था वो प्रारंभ हो जाता है। कविताओं में संस्कृत का प्रयोग पहली बार गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। नंबर 17, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किए जाने के कारण सरकार की आलोचना होती है? पहले ये जान लें कि भारत में वर्तमान में 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है और ये शास्त्रीय भाषा की घोषणा पहली बार 2004 में की गई थी। मतलब कि शास्त्रीय भाषा घोषित करने की जो शुरुआत हुई वो 2004 में हुआ था। और सबसे पहले जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया वो था तमिल, जिसको कि 2004 में शामिल किया गया था। जबकि सभी भाषाओं की जननी मानी जाने वाली संस्कृत ये 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की गई। और इस सवाल का सही जवाब है पाली। पाली को नहीं शामिल किए जाने के कारण ही सरकार की आलोचना होती है। तो 17 का सही उत्तर है ए। और यहां पर यह भी जान लें जो ऑप्शन डी है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओडिया लिखना था, ओडिया लिखा गया है, ठीक है। आप उसको ओडिया समझे। ओडिया जो है ये 2014 में सबसे अभी तक अंत में शामिल की जाने वाली शास्त्रीय भाषा है। तो सबसे अंत में ओडिया को, सबसे पहले तमिल को, तमिल के बाद संस्कृत को और पाली को अभी तक शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण से ही सरकार की आलोचना की जाती है। नंबर 18, लिंगुआ फ्रैंका क्या है? इसका सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है सी। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा या सेतु भाषा, मतलब कि एक ऐसा कॉमन भाषा जो मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जान रहे हैं, तो जो बीच की भाषा अपनाई जाती है दोनों को समझाने के लिए, दैट इज लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी। नंबर 19, देवनागरी लिपि का प्रयोग लगभग कितनी भाषाओं एवं बोलियों को लिखने के लिए किया जाता है? देवनागरी लिपि का उपयोग लगभग कितनी भाषाओं एवं बोलियों को लिखने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है इसका डी, 120 से ज्यादा। तो यह विश्व के सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपि में से एक है, 120+। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सब लोग इसको जान रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है
सही उत्तर है इसका डी, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा नहीं, संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और राजभाषा है हिंदी। लेकिन यहां क्वेश्चन में राष्ट्रीय भाषा लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं जल्दबाजी के कारण। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सही नहीं होगा, ये राजभाषा होगा तब हिंदी होगा। नंबर 21, अल बरूनी जो महमूद गजनबी के साथ आया था। अल बरूनी ने अपने भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक जो है तहकीक हिंद में किस लिपि को सिद्ध मात्रिक नाम से उल्लेख किया है? तो अल बरूनी ने किस लिपि को सिद्ध मात्रिक कहा है? सही उत्तर पहले जान ले, सही उत्तर है डी, शारदा लिपि। और ये जो शारदा लिपि है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक ही सीमित रहा था और ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी। तो शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, ये भी आपके लिए उपयोगी है। और 9वीं शताब्दी में ये उत्पन्न हुआ था कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है, और पहाड़ी एरिया में इस्तेमाल होता था। 13वीं शताब्दी तक कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में शारदा लिपि जो थी ये प्रचलित रही थी। बाकी को जान लें। देवनागरी आप सब जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है और देवनागरी लिपि की एक खासियत है कि प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं माथा बांध देना, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसको सिरो रेखा कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि हम पहले वाले भाषा लिपि और संस्कृति वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख लें। ऐसे सामान्य तौर पर ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और चित्रलिपि का उदाहरण जैसे कि आप चाइनीज भाषा जो देखते हैं वो इसी का उदाहरण है। मिस्र इजिप्ट की जो लिपि है वो भी चित्रलिपि का ही उदाहरण है। नंबर 22, पिंगल एवं डिंगल किस साहित्य की मुख्य शैली है? पिंगल एवं डिंगल किस साहित्य की प्रमुख शैली है? तो सही उत्तर जाने, सही उत्तर है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में पिंगल एवं डिंगल एक शैली है जो इस्तेमाल होती है। पिंगल जो है बेसिकली राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। पिंगल राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है, जबकि डिंगल जो है वो भाट भाषा कहा जाता है। राजस्थान में प्रयुक्त होता है भाट, ठीक है, तो भाट भाषा कहा जाता है। और डिंगल मारवाड़ी साहित्य का या मारवाड़ी भाषा का, यूं कहें कि मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो पिंगल और डिंगल, पिंगल फिर दोहरा दें कि राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का मिश्रण है, डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है और डिंगल मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो दोनों राजस्थानी साहित्य से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? तो शुरुआत ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि और फिर कुटिल लिपि के बाद देवनागरी। ये इसका विकास का ऑर्डर है। तो देवनागरी के ठीक पहले कुटिल लिपि, कुटिल से पहले गुप्त लिपि और शुरुआत ब्राह्मी लिपि से। तो सही उत्तर है इसका बी। ये इसका ऑर्डर भी आप निश्चित तौर पर नोट कर लें। वैसे कुछ और बात भी यहाँ जान लें, जैसे कि कुटिल लिपि, ये देवनागरी और शारदा लिपि का विकास कुटिल लिपि से ही हुआ था। देवनागरी और शारदा लिपि का विकास कुटिल लिपि से ही हुआ। शुरुआत है ब्राह्मी लिपि, सबका जड़ है, ठीक है, लेकिन अगर ठीक पहले वाला देखें तो कुटिल लिपि से ही देवनागरी और शारदा लिपि, जिसका हम पीछे के क्वेश्चन में पूछ चुके हैं, इनकी उत्पत्ति हुई। सिंधी भाषा को कच्छी भाषा भी कहते हैं। यहां पर सिंधी नहीं लिखा हो, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि सिंधी भाषा को कच्छी भाषा भी कहते हैं और गुजरात के कच्छ जिले में ये प्रयुक्त होती है। वैसे एक चीज और, देवनागरी में 10 अंक होते हैं, 10 अंक, जो 0 से लेकर के 9 तक, जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं अंक 0 से लेकर के 9 तक, तो देवनागरी में 10 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी के अलावा निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अभी हमने बताया था 120 से अधिक भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। तो सही उत्तर है इसका नेपाली। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो सही उत्तर है इसका नेपाली, ठीक है। पंजाबी आप सब जानते हैं कि गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि में जो भारत की और जो प्रमुख भाषाएं हैं, आप चाहें तो नोट कर लिए, संस्कृत,
देवनागरी में लिपी जाती है। पाली, मराठी, गोवा में बोली जाने वाले कोंकणी, इसके अलावा भोजपुरी, अंगिका, सिंधी, बोड़ो जो कश्मीर में बोली जाती है, संथालियों की भाषा, मैथिली, गढ़वाली, ये सब देवनागरी में ही बोले जाते हैं। एक चीज़ और जान लें कि देवनागरी लिपि के प्रयोग का जो पहला उदाहरण है भारत में, ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में मिलने लगता है। जैसे आपको याद होगा, हर्षवर्धन का काल है 606 से लेकर के 647। तो देवनागरी लिपि के पहला प्रयोग का उदाहरण 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय से मिलने लगता है। सेट का आखिरी क्वेश्चन देखें। अगले वीडियो में हम आपको 40 क्वेश्चन का एक पूरा सेट देंगे मॉक टेस्ट की तरह, जो आपके 40 क्वेश्चन जो जीएस में आने वाले हैं उसके पैटर्न को ध्यान में रख करके। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर से एक बार कि वीडियो पसंद आता है तो मेरा भी हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर, लाइक और अपना प्रतिक्रिया देने का काम करते रहिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। 25, प्रत्येक राज्य माध्यमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग का प्रयास करेगी, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो सही उत्तर है सी 350। उसमें ए लिखना भूल गए हम, ठीक है? तो दो ए और सी दोनों में ए लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज नोट कर लें। 356 ए, ठीक है? 350 ए में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाए और राज्य इसके लिए प्रयास करेगी। 358 ए और बी, सी दिनों में से किसी में ए जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। वैसे आर्टिकल 350 में क्या है, अगर ये नहीं लगाते हैं तो इसमें है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कोई शिकायत दर्ज करना चाहता हो तो संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है, ठीक है? जबकि 351 में है कि संघ हिंदी के विस्तार का प्रयास करेगा, संघ सरकार हिंदी के विस्तार का प्रयास करेगा। तो इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमने भाषा, लिपि और भारत के कल्चर, जिसका कि करंट में इंपॉर्टेंस नज़र आया है, उन चीज़ों से संबंधित मैंने प्रश्न रखा है। उम्मीद है आपके लिए ये फायदेमंद सिद्ध होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए, मेरी शुभकामनाएं।